तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी बूढ़ी काकी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में हमें समाज का आईना दिखाती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है कि बुढ़ापा बौधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, ये बात और भी सही लगने लगती है। असल में यही लाइन है जो हमारी मेन कैरेक्टर बूढ़ी काकी की पूरी हालत को समझने की नींव रखती है। तो चलिए सबसे पहले बूढ़ी काकी की दुनिया को समझते हैं, जानते हैं कि आखिर उनके हालात ऐसे क्यों हैं। तो ये हैं बूढ़ी काकी, एक ऐसी बुजुर्ग औरत जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। सोचिए, उनके हाथ पैर आंखें सब जवाब दे चुके हैं। जिंदा थी तो बस एक चीज, उनकी जीभ, मतलब स्वाद लेने की शक्ति। और जब दर्द हद से बढ़ जाता तो वो बस रो देती थीं। बस यही तरीका था उनके पास अपनी बात कहने का। कहानी यहीं पर एक बहुत तीखा मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ था समझौता और दूसरी तरफ थी हकीकत। काकी ने अपनी सारी की सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी और बदले में वादा क्या मिला कि उनकी देखभाल होगी, उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। पर हुआ क्या? असलियत ये थी कि उन्हें मुश्किल से पेट भरने लायक खाना भी नहीं मिलता था। सारे वादे बस खोखले निकले। अब परिवार के लोगों का बर्ताव कैसा था काकी के साथ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उनका भतीजा बुद्धिराम तब तक ही अच्छा था जब तक पैसों पर बात ना आए। उसकी पत्नी रूपा बहुत तेज तर्रार थी, पर हाँ, मन में भगवान का डर भी था। बच्चे, वो तो काकी को बस छेड़ते और परेशान करते रहते थे। इन सब के बीच बस एक ही थी, उनकी सबसे छोटी पोती लाडली। सिर्फ उसी के मन में काकी के लिए प्यार और हमदर्दी थी। कहानी का जो असली टकराव है ना, वो एक बड़े फंक्शन के दौरान शुरू होता है। एक ऐसा जश्न जहां खुशियों के शोर में किसी की तकलीफ की आवाज गुम हो जाती है। घर में मौका है बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक का, और जश्न मतलब जोरदार दावत। चारों तरफ शहनाई बज रही है, बड़े से कड़ाहे में गर्मा गर्म पूड़ियां और कचौड़ियां छन रही हैं। हवा में घी और मसालों की ऐसी महक फैली है कि किसी की भी भूख जाग जाए। लेकिन यही खुशबू बूढ़ी काकी के लिए एक इम्तिहान बन जाती है। और जहां बाहर इतनी रौनक थी, वहीं दूसरी तरफ काकी अपनी अंधेरी कोठरी में अकेली बैठी थी, एकदम चुपचाप। वो स्वादिष्ट खाने की महक उन तक भी पहुंच रही थी, और ये खुशबू उनकी भूख को और भी ज्यादा तड़पा रही थी। आखिरकार जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो काकी से रहा नहीं गया। वो धीरे धीरे हाथों के बल सरकती हुई उस बड़े से कड़ाहा के पास जाकर चुपचाप बैठ गईं, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें दो चार पूड़ियां दे दे। लेकिन तभी वहां रूपा आ जाती है। अब वो पहले से ही काम के बोझ से चिढ़ी हुई थी। काकी को वहां बैठा देखकर तो उसका पारा चढ़ गया, और वो सबके सामने ही उन पर बरस पड़ी। बुरी तरह से उन्हें डांटा, उनके बुढ़ापे का, उनकी भूख का, सबका मजाक उड़ाया। सबके सामने इतनी बेइज्जती, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, एक आंसू तक नहीं बहाया। बस चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही वापस अपनी कोठरी में चली गईं। अपमान का वो घूंट पीकर वो एकदम खामोश हो गईं। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां भूख और बेबसी एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो वाकई शर्मसार करने वाली है। काकी अपनी कोठरी में बैठी बस इंतजार करती रहीं। उन्हें लगा कोई तो बुलाने आएगा, पर घंटा 2 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। आखिर में उन्होंने सोचा शायद सब लोग खा पी कर चले गए और मुझे भूल गए। यही सोचकर वो एक बार फिर हिम्मत जुटाकर बाहर निकली। मगर बाहर आकर वो क्या देखती हैं कि मेहमान तो अभी भी खा ही रहे हैं। ये देखते ही बुद्धिराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने काकी को दोनों हाथों से पकड़ा, घसीटते हुए वापस ले गया और उन्हें उसी अंधेरी कोठरी में पटक दिया। खाना तो दूर, इस बार तो हिंसा हुई। ये सब देखकर छोटी लाडली का दिल टूट गया। उसने अपने हिस्से में आई पूड़ियों में से कुछ बचा ली थी और वो चुपके से उन्हें ले जाकर काकी को दे आई। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख शांत नहीं की, बल्कि उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। काकी की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो लाडली से कहती हैं, बेटा मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों की झूठी पत्तलें फेंकी हैं। और बूढ़ी काकी उन झूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खाने लगती हैं। देर रात अचानक रूपा की नींद खुलती है। वो देखती है कि लाडली बिस्तर पर नहीं है,
वो घबराकर उसे ढूंढने निकलती है और फिर वो एक ऐसा नज़ारा देखती है जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। वो देखती है कि बूढ़ी काकी कूड़े में पड़ी जूठी पतलों से खाना बीन बीन कर खा रही हैं। ये देखकर रूपा का दिल सन्न रह गया। उसके मन में बस एक ही सवाल उठा, हे भगवान, इस पाप का जिम्मेदार कौन है? उसे अचानक से अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितना बड़ा अधर्म किया है और इसकी गुनहगार वो खुद है। ये जो मंजर रूपा ने देखा, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से कहानी पछतावा और इंसाफ की तरफ मुड़ती है। रूपा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो सोचने लगती है, जिस काकी की जायदाद से हम आज तिलक में सैकड़ों रुपए उड़ा रहे हैं, उसी काकी को हम जूठा खाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये ख्याल उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ जाता है। और फिर वो सिर्फ सोचती नहीं रहती, वो तुरंत अपनी गलती सुधारने में लग जाती है। वो फौरन उठती है, भंडार घर का दरवाज़ा खोलती है, एक थाली में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सब्जी, दही, मिठाइयाँ, मतलब जो कुछ भी बना था सब कुछ अच्छे से सजाती है और वो थाली लेकर सीधा बूढ़ी काकी के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। और बूढ़ी काकी, उनकी मासूमियत तो देखिए, जैसे ही उनके सामने खाने की थाली आई वो सारा अपमान, सारी डांट, सब कुछ भूल गईं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को मिठाई दे दो तो वो सारी मार भूल जाता है। वो बस खाने लगी और खाते खाते उनके दिल से, उनके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची दुआएं निकल रही थीं। और रूपा, वो बस वहीं बैठी चुपचाप काकी को खाते हुए देखती रही। काकी को इस तरह तृप्त होते देखकर और अपनी गलती सुधारकर जो शांति रूपा को मिल रही थी, वो एहसास किसी जन्नत से कम नहीं था। यही वो पल था जब उसे असली सुकून मिला। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब फर्ज और दया यानी ड्यूटी और कंपैशन आमने सामने हो तो इंसानियत कहाँ खड़ी होती है? समाज में जो लोग कमज़ोर हैं, बेसहारा हैं, उनके प्रति हमारी असली जिम्मेदारी क्या है? और क्या करुणा हर नियम, हर कर्तव्य से ऊपर नहीं होनी चाहिए?